हाय दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 502 है और आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू लिए। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यहाँ पर एमसीक्यू रहेंगे इक्का दुक्का। बाकी यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू लिए गए वो रेस्पिरेटरी श्वसन प्रणाली से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑल स्टेट के जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं, एसजीपीजीआई लखनऊ एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हरियाणा स्टाफ नर्स, एमपीपीबी वीएफएम्स ग्रुप 5 स्टाफ नर्स एंड एएनएम परीक्षाओं के लिए, सीएचओ एमपीएचडब्ल्यू उड़ीसा नर्सिंग ऑफिसर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, चलिए अच्छा क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप पहला पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। श्वसन केंद्र के लिए सबसे शक्तिशाली उद्दीपन है। द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर इज। क्वेश्चन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर पहला पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर स्टिमुलस पूछा गया है रेस्पिरेटरी सेंटर का, तो वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। बात ये होती है कि जब भी हम श्वसन करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, तो जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो क्या करती है? बाहर जाती है, मतलब वो स्टिमुलस के काम करती है, स्टिमुलस का। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर होती ज़्यादा बढ़ती है तो वो क्या होती है? डकार या अंगड़ाई के माध्यम से, या हम उसे क्या करते हैं? एक्सपायरेशन के माध्यम से बाहर करते हैं। तो ये एक तरीके का स्टिमुलस के तौर पे काम करता है, मतलब उद्दीपित करने का काम करता है। और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी मेंशन किया गया कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा। पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिखा है आपकी स्क्रीन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा है ब्लड इनटू स्पुटम ऑफ पेशेंट कॉल्ड। बताना है यहाँ पर जो पेशेंट होते हैं उनके थूक में ब्लड पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेमेप्टोसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, हेमेप्टोसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, अभी एक परीक्षा में पूछा गया था कि जो नोज ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो ये एपिस्टैक्सिस लिखा हुआ है, नोज ब्लीडिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, तो नाक से जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऑप्शन सी पे एपिस्टैक्सिस कहते हैं नोज ब्लीडिंग। ठीक है, आपको बताना है कि मिलेना का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मिलेना का मतलब क्या होता है? मिलेना, ये आपके लिए क्वेश्चन हमने दिया है आपको। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में भी दे सकते हैं और आपको बताएंगे भी कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, तो मिलेना का क्या मीनिंग होता है सभी लोग बताएंगे, मिलेना का मीनिंग क्या है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये लिखा है हेमेप्टोसिस रिफर टू अ कफिंग अप ब्लड फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कफिंग के साथ या थूक के साथ ब्लड आता है, ठीक है, और ये लंग्स के कुछ पार्ट से हो सकता है, तो इसी को रेफर किया गया है। हेमेप्टोसिस का मतलब है स्पुटम या थूक के साथ ब्लड का आना। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा। आपातकालीन स्थिति में भर्ती एक मरीज को 28 श्वास प्रति मिनट की श्वसन के साथ टैकेपनी हो रहा है, संभावित निदान क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है, आपातकालीन स्थिति में उसे भर्ती कराया गया है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में उसे भर्ती कराया गया है। अ पेशेंट एडमिटेड इन इमरजेंसी इज हैविंग टैकेपनी, उसे टैकेपनी हो रहा है। ठीक है, और 28 ब्रीथिंग पर मिनट है उसका। ठीक है, द लाइकली डायग्नोसिस इज। बताना है राइट आंसर क्या होगा। टैकेपनी का मतलब क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए। टैकेपनी का मतलब ये होता है कि जो आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है, जो आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है, ठीक है, उससे उसका स्तर ज़्यादा होना। ठीक है, नॉर्मल जो ब्रीदिंग आपकी होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो 12 से 18 के बीच में रहती है, या 12 से 20 कह सकते हैं आप। ठीक है, 12 से 20 के बीच में अगर आपको
रिस्पायरेशन हो रहा है या सांस ले रहे हैं तो ये आपका नॉर्मल है। और मोस्ट केसेस में 16 से 18 देखा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 16 से 18, ठीक है। बाकी रेंज डाटा में 12 से 20 ये नॉर्मल ब्रीदिंग होता है। और यहाँ पर क्या है, 12 और 20 से ज़्यादा लिखा है। कितना लिखा है यहाँ पर? 28 लिखा है। 28 का मतलब है टेकेपनी लिखा है। क्या लिखा है? टेकेपनी। टेकेपनी का मतलब होता है कि जो आपकी ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। द लाइकली डायग्नोसिस, इनमें से डायग्नोस करेंगे, बताइएगा क्या दिक्कत देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऑप्शन देख लीजिए, हम लोग इसमें क्या दिक्कत देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निमोनिया देखेंगे। क्या देखेंगे? निमोनिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। निमोनिया में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में हम और बात करेंगे डिटेल्स में आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4। क्वेश्चन आप 4 पढ़िए फिर आंसर बताइए। ये लिखा है, बड़े वायु मार्ग में स्त्राव के कारण होने वाली एक धीमी लगातार गड़गड़ाहट की आवाज़ कहलाती है। आपको बताना है क्या कहलाती है। आ लो पिच्ड अ कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड कास्ड बाय सिक्रेशन इन लार्ज एयरवे इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का बताइएगा राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा गया है, आ लो पिच्ड, आलो पुस्ट कंटिन्यूस गर्गलिंग साउंड, एक गर्गली जिसे कोई कुल्ला नहीं करता, गड़गड़ाहट वाले इस तरह की एक आवाज़ आती है लेकिन लो साउंड आता है। बाई सिक्रेशन अ लार्ज एयरवे, यहाँ पर सिक्रेटेड होता है लार्ज एयरवे में। तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़े वायु मार्ग में स्राव के कारण, ठीक है, सिक्रेशन के कारण एक आवाज़ आती है, साउंड आती है, गर्गलिंग की साउंड आती है, लो पिच्ड साउंड होता है, इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट कीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो रॉनकी होगा। क्या होगा? रॉनकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए अच्छा, हम से समझते हैं रॉन्की के बारे में कि ये क्या है। रॉन्की आर लो पिच्ड कंटिन्यूअस साउंड डेट साउंड सिमिलर टू स्नोरिंग, ठीक है। ये जो साउंड होता है ये स्नोरिंग के जस्ट लाइक होता है, समान होता है। दे अकर ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द लार्ज एयरवे ऑफ द लंग्स, जब भी क्या होता है जो लार्ज एयरवे होते हैं लंग्स के, ये ब्लॉक हो जाते हैं, तब ऐसी साउंड हमें सुनने को मिलती है, उन्हें हम रॉन्की कहते हैं, ठीक है। जब आपके जो एयरवे, लार्ज एयरवे होते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, छेक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, तब एक आवाज़ देखने को मिलती है, गर्गलिंग साउंड देखने को मिलता है, वो भी लो पिच्ड में देखने को मिलता है। Ronchi can occur during exhalation or inhalation and inhalation but not only inhalation done। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब भी आपको रोंकी देखने को मिलते हैं तो उसमें ये एक्सलेशन करें, आप सांस को अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में ये देखने को मिलती है, ठीक है। ओनली इनहेलेशन में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। एक्सलेशन करें या इनहेलेशन करें, इसमें ये देखा जाता है, ठीक है। ओनली इनहेलेशन में ये देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। जब आप सांस छोड़ सब, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं फिर इसके बाद छोड़ते हैं, तब देखा जाता है, ठीक है। ओनली इनहेलेशन में नहीं देखा जाता। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। फुसफुस स्थान में द्रव के असामान्य संचय को कहा जाता है। आपको बताना है क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बताइएगा राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का एब ये लिखा है, फुसफुस स्थान में द्रव के असामान्य संचय को क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर जो 5 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये लिखा है प्लूरल एफ्यूजन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एबनॉर्मल एकुमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का प्लूरल स्पेस पे। जो आपका प्लूरल गुहा होती है ना, प्लूरल गुहा, प्लूरल गुहा एक होती है, इसे जो लंग्स होते हैं इसको चारों तरफ से क्या करती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, उसको ढके रखती है आपके फेफड़ों को, ठीक है, उसे ढके रखती है। तो इसी के बीच में, लंग्स और प्लूरल गुहा के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। या गुहा का मतलब होता है स्पेस, या गुहा का मतलब आप गुफा समझो, एक तरह का मार्ग होता है, या मार्ग क्या, वहाँ पर एक जगह बन जाती है, स्पेस होता है, ठीक है। इसी में पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, पानी स्पेशली नहीं कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, लिक्विड भर जाता है, इसी को प्लूरल एफ्यूजन कहा
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लूरल एफ्यूजन कहा जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूरल फ्लूइड मतलब प्लूरल जो स्पेस है इसमें फ्लूइड भर जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो प्लूरल एफ्यूजन के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आप डिटेल्स में मेंशन किया गया, प्लूरल एफ्यूजन इज एन एबनॉर्मल एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। प्लूरल जो एफ्यूजन होता है ये एबनॉर्मल होता है, एक्सेसिव होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये फ्लूइड जमा हो जाता है, भर जाता है कहाँ पर? प्लूरल स्पेस में। इसी को प्लूरल एफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए कुछ अन्य शब्द लिखें, इन पर भी आप ध्यान दीजिए। प्लूरल एफ्यूजन समटाइम्स रिफर्ड टू एज वाटर ऑन द लंग्स। प्लूरल जो एफ्यूजन होता है इसे कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आपके फेफड़ों में पानी है या फेफड़ों में पानी है, ठीक है। इस तरह से वाटर ऑन द लंग्स, आपके लंग्स में पानी है, ठीक है। इज द बिल्ड अप ऑफ एक्सेस फ्लूइड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरल आउटसाइड द लंग्स। इज द बिल्ड अप, ये बिल्ड अप होता है एक्सेस फ्लूइड, जरूरत से ज़्यादा फ्लूइड होता है, बिटवीन लेयर ऑफ द प्लूरल आउटसाइड द लंग्स, ठीक है। जो लंग्स के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है, लंग्स के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है, इसी में ये लिक्विड, इसी में ये फ्लूइड भर जाता है, इसी को प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। द प्लूरा, क्या लिखा है? प्लूरा आर थिन मेम्ब्रेन्स डेट लाइन द लंग्स एंड इनसाइड ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एक्ट टू द लुब्रिकेट एंड फैसिलिटेट द ब्रीथिंग। ये लुब्रिकेट बनाए रखती है, ठीक है, लंग्स को, और फैसिलिटेट करती है ब्रीथिंग में। और ये क्या होती है? एक झिल्ली होती है जो आपके फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है। फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाती है, इसी स्पेस में ये लिक्विड पानी भर जाता है, इसी को प्लूरल एफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए। ये लिखा है, संकीर्ण वायु मार्ग के माध्यम से वायु प्रवाह द्वारा उत्पन्न संगीतमय ध्वनियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़िए। विच टर्म शुड बी यूज टू डॉक्यूमेंट द म्यूजिकल साउंड जनरेटेड बाय एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयरवे। विच टर्म्स शुड बी यूज्ड, कौन सा टर्म यूज्ड होना चाहिए टू डॉक्यूमेंट द म्यूजिकल साउंड का डॉक्यूमेंट करने के लिए? जनरेटेड बाय एयर फ्लो, ये एयर फ्लो के माध्यम से जनरेट होता है थ्रू नैरो एयरवे। जब क्या होता है, जो एयरवे होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, सकरे हो जाते हैं। जैसे चौड़े चौड़े हैं तो यही क्या होगा? सकरा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक म्यूजिकल साउंड यहाँ से क्रिएटेड होने लगता है, इसे क्या कहा जाता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाने के चांस रहते हैं जो आने वाली आपकी परीक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप। लिखा है, विच टर्म्स शुड बी यूज्ड, कौन सा टर्म्स इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा टर्म्स यूज्ड किया जाएगा टू डॉक्यूमेंट द म्यूजिकल साउंड का डॉक्यूमेंट करने के लिए? जनरेटेड बाय एयर फ्लो, जो एयर फ्लो के माध्यम से जनरेट होता है थ्रू नैरो एयरवे, ठीक है, नैरो एयरवे के माध्यम से। इसे हम लोग वीजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीजेस। ये एक तरह की साउंड होती है, हम लोग क्या कहेंगे? वीजेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑफ अ पर्सन, यहाँ पर पर्सन में बात की जा रही है। ब्रीथ विथ अ विस्लिंग और रेटलिंग साउंड इन द चेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पासेज। जब एयर पासेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कोई बाधा पड़ जाती है, तो पर्सन में जब सांस लेता है तो ठीक है, एक सीटी जैसी आवाज़ आती है, रेटलिंग साउंड देखने को मिलता है उसके छाती पर। इसी को हम लोग वीजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीजेस कहते हैं, या वीज कहा जाता है इसी को। इसी को वीज या वीजेस के नाम से जाना जाता है। कोई भी पर्सन जब सांस लेता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे एयर पासेज उसके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसमें विस्लिंग या रेटलिंग साउंड देखने को मिलता है उसकी छाती में, इसी को वीजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वीजेज, इसी को कहा जाता है। चलिए अच्छा, विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, एसजीपीजीआई के लिए या ग्रुप 5 के लिए लेना चाहते हैं, स्टाफ नर्स सीएचओ के लिए, इस नंबर पर संपर्क करेंगे जो नंबर उनकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, 6306782918, ठीक है, 630768 इस नंबर पर अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। अगर आप सीएचओ, एएनएम या स्टाफ नर्स की क्लास लेना चाहते हैं या एसजीपीजीआई के लिए आप स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6306782918, 630768 ओके। चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। श्वासहीन रोगी के परिश्रमण पर आप फेफड़े के ठिकानों पर ये लिखा है, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुनते हैं, सबसे संभावित निदान है। यहाँ पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन इंग्लिश में। ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ अ ब्रीथलेस पेशेंट यू हेयर, यहाँ पर ऑस्कल्टेशन की ज़रा
आप ब्रीथलेस पेशेंट, मतलब सांस ही नहीं है, ठीक है। यू हियर, आप सुनते हैं कि क्रैकलिंग साउंड, कौन सा साउंड सुनने को मिलता है? चड़चड़ाहट की साउंड, ये हिंदी में लिखा है चड़चड़ाहट, इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्रैकलिंग साउंड देखने को मिलता है। एट द लंग्स बेस, लंग्स के बेस में, लंग्स का बेस क्या होगा? लंग्स का बेस ये कहलाएगा, ठीक है। ये ऊपर लंब है, नीचे आधार है, इसी को बेस कहा जाता है, ठीक है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इनमें से हम लोग कौन सी बीमारी समझेंगे, क्या दिक्कत समझेंगे? चड़चड़ाहट की जो आवाज़ आप सुनाई दे रही है आपको, चड़चड़ाहट की क्रैकलिंग साउंड जो देखने को मिला, सुनने में आ रहा है, ठीक है। और ये साउंड देखने को मिल रहा है हमें लंग्स के बेस से मिल रहा है। कहाँ से? लंग्स के बेस से। ये बेस कहलाता है लंग्स का, ये लंब होता है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। ये वर्टिकल जैसा होता है। तो आप बताइए किस में देखेंगे द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसे हम इनमें से किस में देखेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए किस में ये हम चीज़ देखने को हमें मिलेगी। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, किस में देखा जाएगा? हाँ, चड़चड़ाहट वाली क्रैकलिंग साउंड देखने को मिलेगी। ये पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस में देखने को मिलेगी? पल्मोनरी एडिमा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पल्मोनरी एडिमा में क्रैकलिंग साउंड देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए समझिए, पल्मोनरी एडिमा इज आल्सो कॉल्ड वेट लंग्स। पल्मोनरी जो एडिमा होता है इसे हम लोग वेट लंग्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेट लंग्स के नाम से। वेट मतलब होता है गीला, ठीक है। लंग्स, हाँ, पल्मोनरी एडिमा को हम लोग वेट लंग्स के नाम से जानते हैं। आ कंडीशन काज्ड बाय एक्सेस फ्लूइड इन द लंग्स, एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें फ्लूइड की मात्रा आपके लंग्स में भर जाती है या हो जाती है, जमा हो जाती है, ठीक है। एक्सेस फ्लूइड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड क्या होता है, आपके लंग्स में पहुंच जाता है या जमा हो जाता है। पल्मोनरी एडिमा इज यूजुअली काज्ड बाय हार्ट कंडीशन। पल्मोनरी एडिमा आपको हार्ट कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है, हार्ट, हृदय, ठीक है, उसकी उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अदर कॉजेज में निमोनिया सम्मिलित होता है, एक्सपोजर टू द सर्टेन टॉक्सिन, या किसी सर्टेन टाइप्स के टॉक्सिन का एक्सपोजर हो गया हो, या ड्रग्स का, एंड बीइंग एट हाई एलिवेशन, या उनकी मात्रा ज़्यादा हो गई, दवाई या जहर की मात्रा या टॉक्सिन वगैरह की मात्रा या किसी स्पेशल मेडिकेशन की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, तो ये देखने को मिलेगा। हार्ट कंडीशन में, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, ठीक है, उसमें, या निमोनिया में देखने को मिलता है, या टॉक्सिन या ड्रग्स में देखने को मिलता है, जब इनकी मात्रा एलिवेट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। कमी युक्त लार कहलाती है, ये लिखा है डिफिशिएंट सलाई, हाँ, सैलिवेशन इज कॉल्ड। मतलब ये है कि लार की कमी अगर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, डिफिशियंट, हाँ, सलाइवेशन इज कॉल्ड। लार की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लार की कमी को? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। लार की कमी कहलाती है, आपको बताना है क्या कहलाती है। डिफिशियंट सलाइवेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो ऑप्शन जीरोस्टोमिया होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर ये लिखा है जीरोस्टोमिया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। जीरोस्टोमिया का मतलब है कि आपका मुंह ड्राई हो जाता है। कैसा हो जाता है? ड्राई माउथ हो जाता है आपका मुंह, आपका सूख जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है। इसी को, जब मुंह आपका सूख जाएगा तो इसमें, हाँ, लार की कमी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लैक ऑफ, हाँ, लार की कमी हो जाएगी इसी में, ठीक है। हाँ, लार की कमी देखी जाएगी, ओके। हाँ, तो लार की कमी देखी जाती है। तो देखिए, ड्राई माउथ और जेरोस्टोमिया रिफर्स टू अ कंडीशन इन विच द सलाइवरी ग्लैंड्स इन योर माउथ डोंट मेक एनफ सलाइवा टू केप योर माउथ वेट। यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये देखने को मिलता है, आपका मुंह सूख जाता है। इसी को जेरोस्टोमिया कहा जाता है, जेरोस्टोमिया कहा जाता है। ये कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं कम मात्रा में लार का निर्माण करती है, बंद कर देती है, लार नहीं बनाती। ड्राई माउथ इज ऑफन ड्यू टू द इनसाइड इफेक्ट ऑफ द सर्टेन मेडिकेशन और द एजिंग इश्यू और एज अ रिजल्ट ऑफ द रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर। जब भी रेडिएशन थेरेपी की जाती है कैंसर के लिए, तो उसमें भी आपका मुंह सूख जाता है, लार, आपका लार नहीं बनती आपके मुंह में, ठीक है। और कुछ सर्टेन टाइप्स की मेडिकेशन आती हैं, ठीक है, कुछ मेडिकेशन आती है, अगर आपको वो मेडिसिन दी जाती है या आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं किसी कारणवश, तो आपका मुंह सूख जाता है, आपके मुंह में लार नहीं बनती। और कुछ एक केस है जिसमें एज रेशियो की भी होती है, ठीक है। एज की वजह से, उम्र के अकॉर्डिंग भी लार का बनना कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9।
पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? वायु कोशीय दीवारों के विनाश को क्या कहा जाता है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वॉल्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए आप लोग। ये लिखा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वॉल्स इज कॉल्ड। हाँ, वायु कोशीय दीवारों के विनाश को क्या कहा जाता है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वॉल्स इज कॉल्ड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वॉल्स इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, वायु कोशीय दीवारों के विनाश को या नष्ट हो जाती तो इन्हें क्या कहा जाता है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 9 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्फीसेमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एम्फीसेमा कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए थ्योरी में, एम्फीसेमा आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी एम्फीसेमा। जो एफी हाँ, जो एम्फीसेमा होता है इसी को पल्मोनरी एम्फीसेमा के नाम से भी जाना जाता है। इन एम्फीसेमा द इनर वॉल्स ऑफ द लंग्स, एयर सैक, एल्वोली आर डैमेज। इसमें एम्फीसेमा एक कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स की वॉल्स में एयर सैक्स होते हैं, एल्वोली होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? डैमेज। छोटे छोटे इस तरह से झिल्ली नुमा, झोला नुमा होते हैं। ठीक है, इनको एयर सैक्स कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कॉजिंग देम टू इवेंचुअली रैप्चर। और ये धीरे और बाद में क्या होता है? धीरे धीरे ये सब रैप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, हाँ, फट जाते हैं, तो इसी को एम्फीसेमा कहा जाता है। आगे देखिए, अ कंडीशन इन विच द एयर सैक ऑफ द लंग्स आर डैमेज एंड इनलार्ज। ये डैमेज हो जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, और कॉजिंग ब्रीथलेसनेस। इसी की वजह से आपको ब्रीथलेसनेस देखने को मिलती है। इट इज कास्ड बाई स्मोकिंग, और ऐसा स्मोकिंग की वजह से भी देखा जाता है। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके जो फेफड़ों में ये जो एयर सैक्स होते हैं, इसमें आप धुआं भरते हैं, ज़्यादा प्रेशर देते हैं, पूरा खूब दम मारते हैं। जैसे आप दम नहीं मारते, चिलम देखा है हुक्का पीते हुए लोगों को? आपने लोगों को हुक्का पीते हुए देखा होगा। हुक्का में क्या करते हैं वो लोग? वो जो हुक्का होता है या सिगरेट होता है, तो उसको बहुत तेज़ी के साथ खींचते हैं। जब उसको बहुत तेज़ी के साथ खींचेंगे तो जो एयर सैक होंगे फेफड़े में, फेफड़े में क्या होते हैं? एयर सैक होते हैं। तो ये एयर सैक क्या होते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है, ये इनमें क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। जब आप तुम इधर से हुक्का लगाओगे, पूरी नली, पूरी पाइप, जीन पड़ी है इसमें, समझे, पूरी नली जैसे ही खींचोगे, जैसे खींचोगे तो आपके फेफड़े फूलेंगे। और फेफड़े अकेले के मतलब थोड़ी ना कि ये कोई टायर ट्यूब है जो इस तरह से फूलेगा। ठीक है, इसमें क्या है? छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, थैली पाई जाती है छोटी छोटी, झोला टाइप होता है, गुब्बारा टाइप होता है। जब आप इधर से धुआं खींचते हो, चिलम या हुक्का या बीड़ी या सिगरेट, तो इधर आपके ये जो एयर सैक होते हैं ये फूल जाते हैं। जैसे फूल जाएंगे, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो ये फट जाएंगे, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो फट जाएंगे। बहुत लोग तो ऐसे हमने देखे हैं हुक्का पीते हुए, कुछ लोग तो नॉर्मली थोड़ा सा मुंह में लगाया, फेंक दिया, और कुछ लोग तो इतना दम लगा के पीते हैं, इतना दम लगा के पीते हैं, ऐसा करेंगे कि पूरा हुक्का को अंदर कर लेंगे फेफड़ों के, समझे, ऐसा तक पीते हैं, समझे। हाँ, हमारे यहाँ के एक मंदिर है, मंदिर के बाहर पुजारी साहब हैं और भी कई लोग हैं, जो लोग मतलब हुक्का की पूरी नली पूरी डाले हैं, समझे, पूरी पाइप लाइन डाले हैं। जैसे शहरों में गैस लाइन नहीं होती, उसी तरह के हमारे मंदिर के पीछे क्या होते हैं, पंडित जी लोग पूरी पाइप लाइन डाले हैं हुक्का की, समझे, हुक्का की पाइप लाइन डाले, इसी में डाल के गांजा ऐसा मारते हैं एकदम, ऐसा लगता है दम। और एक आदमी होता है, सांस लेता है हर 5-5, 2-2 सेकेंड में, क्या होता है? हटा लेता है। और ये जो पुजारी जी हैं और भी जो कुछ लोग हैं अन्य साथ में, गांव के लोग जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? इसको बहुत अंदर तक खींच लेते हैं, एकदम फेफड़ों को सुकोड़ेंगे, फिर इसके बाद एक्सपैंड करते हैं। इनके जो एयर सैक्स होते हैं ना, यही डैमेज हो जाते हैं। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो इनको क्या हो जाएगा? एम्फीसेमा हो जाता है। क्या? एम्फीसेमा। ठीक है, तो बहुत से लोग वही नहीं पीते, बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और खूब दम लगा के पीते, कहते हैं और लगा दम और मार दम, समझे। तो हुक्का पीने वाले, चरस, गांजा, इस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से पीते हैं। पूरी पूरी देखा होगा कई जगह लोग अपना धंधा भी कर रहे हैं, पूरी पूरी पाइपलाइन डाले बैठे हैं, समझे। तो खूब एकदम फेफड़ों में यार, जैसे कि मान के चलो कि ये एयर सैक है, ठीक है, एयर सैक में 0 पॉइंट मान के चलो कि 2 ml एयर आ सकती है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा बल लगा रहे हो, तो अब इसकी फैलने की जो एक्सटेंड है कि वो इतना ही फैल सकता है, और तुम इसमें है 0.2 ml और तुम इसमें 5 ml भरे दे रहे हो। जब इसमें तुम 5 ml भर दोगे, तुमको आनंद तो बहुत आएगा, लेकिन क्या है, ये डैमेज हो जाएगा, फट जाएगा भाई, समझे, ये फट जाएगा। और फिर तुमको नशे का अनुभव नहीं होगा, कहते हैं हमको तो चाय जितना पिला दो, हमको तो कुछ लगता ही नहीं।
कौन कौन पीता है अपने चैनल्स में? है कोई मर्द जो पीता है? कौन कौन पीता है? सब लोग बताने ज़रूर, ठीक है। अच्छा लगता हो तो बताइए, नहीं अच्छा लगता तो बताइएगा। अ कंडीशन इन विच द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स आर डैमेज एंड लार्ज, डैमेज हो जाते हैं और फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, समझे। छोटे छोटे से थे और तुमने इनको फुला दिया तो इतना गुबड़ा जैसा हो गया। काजिंग द ब्रीथिंगलेस, इसी से आपको श्वसन में दिक्कत होती है। और ऐसा इस स्पेशली करके स्मोकिंग में देखने को मिलता है। कब? स्मोकिंग में देखा जाता है। चलिए यहाँ विज्ञापन पर ध्यान दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं SGPGI लखनऊ के लिए, तो वो लोग ले सकते हैं ऑनलाइन पेड क्लासेज। PGI चंडीगढ़ या अन्य स्टाफ नर्स CHO की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। ANM की 15 मार्च से फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप लोग वो क्लासेज लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, क्लासेज स्टार्ट कर दिए हमने, ठीक है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बैरल चेस्ट देखा जाता है, आपको बताना है कब देखा जाता है बैरल चेस्ट। सॉरी, किस में देखने को मिलता है? बैरल चेस्ट देखने को मिलता है तो किस में देखा जाता है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बैरल चेस्ट देखने को मिलता है, बैरल चेस्ट इज सीन इन, बैरल चेस्ट देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बैरल चेस्ट, समझे। ये उन्हीं लोगों के लिए बता रहे हैं हम, समझे। हमारे क्लास में एक था, लड़का था, क्या नाम था उसका यार, नाम यार उसका वो तो नहीं पता मेरा होगा, स्कूल वाला नाम। स्कूल ही में था मेरे साथ, उसको लोग चिलमबाज कहते थे, समझे। वो जितनी बार लंच होता था हम लोग तो लंच करते थे, ठीक है। अपना नमकीन नमकीन खा लिए, अपना पराठा राठा खा लिए, इधर उधर अमरूद खा लिए, कैथा खा लेते थे हम लोग, अपना कैथा वैथा खा लेते थे। लेकिन वो क्या करता था, चिलमबाज, समझे। वो अपना चिलम मार के आता था, बीड़ी जला के आता था, समझे, कहता है मेरा लंच हो गया। वो लोग लंच उससे करते थे। हम लोग अपना कैथा खा लेते, इमली खा लेते, आंवला खा लेते, अपना नमकीन नमकीन मिल जाती कहीं से, पराठा राठा मांग लेते, अपना खा लेते थे, समझे। लेकिन वो जो चिलमबाज था ना, राजकुमार नाम था उसका यार। हाँ, स्कूल का नाम उसका राजकुमार था, समझे। ऐसा पीता था, इतनी बुरी चक्की थी एक स्कूल के पीछे, वहीं पर एकदम पूरा इंतजाम किए था पूरा, समझे, पूरा बफर सिस्टम। हाँ, पूरी रखे था एकदम, पूरी चिलम वाली वो नली आती, बनाते वो लोग इस तरह से। हाँ, इसी में कहते माल डाला जाता है इसी में, समझे। और यहीं मार के अपना आता, कहता पूरा पूरा हो गया, अपना पीछे बैठ के सोया करता था। और पीछे हम भी बैठा करते थे तो बगली में बैठा करता था हमारे, एक से छोड़ के। बैरल चेस्ट देखा जाता है, तो ये देखा जाता है एम्फीसेमा में। किस में देखा जाता है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, एम्फीसेमा में देखा जाता है, ठीक है। बहरहाल किसी का नाम राजकुमार मैच करे तो बुरा मत मानिएगा, वो हमारा दोस्त था, ठीक है। हम उसका नाम ही हम लोग चिलमबाज रखे थे, ठीक। हाँ, एम्फीसेमा। अब एम्फीसेमा को थोड़ा समझ लेंगे। एक तरह की ये COPD बीमारी है। COPD का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है ये, COPD है, ठीक है। हाँ, ये हाँ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये लिखा है पूरा COPD, ठीक है। ये लिखा है सम पीपल हैव क्रोनिक या COPD सच एज द एम्फीसेमा, ये COPD है, एम्फीसेमा, ठीक है। डेवलप अ स्लाइटली बैरल चेस्ट इन द लेटर स्टेज ऑफ द डिसीज, जब भी ये बीमारी थोड़ा बढ़ जाती है तो उनमें बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। क्या मिलता है? बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट का मतलब उनका छाती फूला फूला सा रहता है। कैसा रहता है? फूला फूला सा रहता है, समझे। खूब छाती चौड़िया के घुमा करते हैं। हाँ, तो इनका छाती क्या होता है? फूला फूला सा रहता है। इट अकर्स बिकॉज द लंग्स आर द क्रोनिकली ओवर इन्फ्लेटेड विथ एयर। इनका जो छाती होता है धीरे धीरे क्रोनिकली तरीके का मतलब है कि ना, पहले इनको थोड़ा था, फिर इसके बाद बड़ा हो गया, फिर इनकी छाती खूब फूल जाती है, ऐसा था खूब एयर भरा है। सो द रिब केज स्टे पार्सली एक्सपेंडेड ऑल टाइम। तो इनके जो फेफड़ा होते हैं और रिब केस वाला जो एरिया होता है, ये क्या होता है? फूल जाता है हमेशा के लिए, लंबे समय तक के लिए क्या होता है? फूल जाता है, समझे। जब लोग सांस को ज़्यादा बहुत ताकत के साथ खींचते हैं, समझे, ताकत के साथ खींचेंगे तो फेफड़ों में दबाव पड़ेगा। जब फेफड़ों में दबाव पड़ेगा तो फ्लोटिंग वाली रिब्स होती है ना नीचे, फ्लोटिंग रिब्स होती है 11-12 नंबर की, तो ये भी चौड़िया आ जाती हैं, मतलब ये भी फैल जाती है, समझे। और पूरा ये जो पिंजड़ा होता है, जब यहाँ पर तुम दबाव डालोगे तो ये चीज़ें क्या होती, मसल्स वगैरह बढ़ने लगती हैं, तो छाती खूब चौड़िया आ जाती है। तो इनमें बैरल चेस्ट देखने को मिलता है, और ये एम्फीसेमा में देखने को मिलता है। किसमें? एम्फीसेमा में। अभी एक पॉइंट अब फिजिक्स से है, ठीक है, इस चीज़ को समझो आप लोग। ये लिखा है बैरल चेस्ट अकर्स नेचुरली इन नेटिव पीपल्स हु लिव्स एट एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 5
6,500 मीटर। एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय एंड एंडीज लिखा गया था। ये बताया जा रहा है कि बैरल चेस्ट ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है, ऐसे प्राणियों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो लोग 5,000 मीटर की समुद्र तल से 5,000 की मीटर की ऊंचाई पर ज़्यादा रहती है। मतलब जैसे ये है जो समुद्र तट है यहाँ पर, जैसे कि ये इंडिया है अपना, ठीक है। हाँ, ये इंडिया है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर इंडिया है, इस तरह से ये इंडिया है अपना, ठीक है। ये इंडिया फैला हुआ है, तो इसमें जो देखने को मिल रहा है ना इनको, हाँ, तो ये समुद्र तट है, समुद्र तट। तो यहाँ से सी लेवल से देखा जाता है कि आप कितनी ऊंचाई पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखने को मिलता है, इस तरह से ये देखा जाता है। तो जो लोग 5,000 मीटर, 5,500 मीटर की ऊंचाई पर इससे ज़्यादा रहते हैं, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, उनमें बैरल चेस्ट स्पेशली तौर पे देखा जाता है। बाकी आपको बता दिए, राजकुमार जैसे दोस्त हमारा था, चिलमबाज हैं, ठीक है। हाँ, इनमें थे, और पंडित जी थे हमारे यहाँ मंदिर के पीछे। तो इन लोगों में देखा जाता है बैरल चेस्ट, ठीक है। ये लोग इतना ज़्यादा दम लगाते, इतना ज़्यादा दम लगाते कि दम लगाते लगाते इनका पूरा ये अस्थिपंजर, ये जो पूरा होता है ना, ये रिब केज वाला एरिया, ये पूरा चौड़िया जाता है, पूरा फैल जाता है, और मसल्स वगैरह बढ़ जाती हैं, हड्डियाँ भी फैल जाती हैं। तो इनका जो छाती होता है हमेशा फूला फूला रहता है, समझे। हाँ, इनका छाती हमेशा फूला फूला रहता है। इनको ये वहम वहम होता है, इनको इनको लगता है कि हमने जो छाती बनाई है ना पूरी, जिम करके नहीं बनाई, कहते हमने तो साले को चिलम मार मार के बना ली है, समझे। हाँ, तो इनको लगता है कि हमने हुक्का पी के बनाई है छाती, इनको वहम रहता है। लेकिन ये अंदर से नहीं पता कि पूरी तरीके से खोखला हो गए हैं, समझे। इनको अंदर से नहीं पता होता कि ये पूरी तरीके से खोखला हो गए हैं, और ये खूब छाती चौड़िया के घुमा करते हैं। इनको लगता है कि हमने तो खूब ताकत बना ली है, समझे। ये सोचते हैं कि हम तो जिम भी नहीं गए और हुक्का से बना लिया छाती। तो ये जो छाती बना लेते हैं अंदर से पूरा खोखला होता भाई। जिसका जितना कैपेसिटी है, जो भगवान ने तुमको दिया था उतना ही तो रहेगा, ठीक है। बाकी तो तुम बिना वजह फूले घूम रहे हो। मतलब क्या है, उनको एम्फीसेमा है। क्या है? एम्फीसेमा। समझ में आई बात? एम्फीसेमा उनको डिसीज हो जाती है, ये जो चौड़िया के खूब घुमा करते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा बल लगाना फेफड़ों पे, ठीक है, ये आपके एयर सैक्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। एयर सैक्स को डैमेज कर सकता है। आप श्वसन प्रक्रिया अपना सकते हैं, ठीक है, योगा वगैरह कर सकते हैं। आप योगा वगैरह कर सकते हैं अपन श्वसन, अपनी जो श्वसन प्रणाली है उसको दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए। लेकिन आप उसमें पाइप से एकदम हवा भरो, पूरी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन डलवा दो, हुक्का पियो, चिलम पियो, बीड़ी पियो, तो इससे क्या होता है, जो धुआं जाता है अंदर, यहाँ पर लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड टाइप होता है, उसी में क्या होता है, जम जाता है, पूरा जम जाता है। तो ये इसकी जो फेफड़ों की जो दीवारें होती हैं ये पूरी करिया हो जाती हैं, काली काली हो जाती हैं। जब काली हो जाती हैं तो आपको कुछ दिनों बाद खांसी आने लगती है। क्या आती है? खांसी। जब आपको खांसी आएगी तो बलगम के साथ यही काला काला गिरता है बाहर, समझे। जब मुंह से थूकोगे काला काला ये पूरा सब मुंह से बाहर जाता है, करिया करिया। और कुछ लोगों में ज़्यादा लंबे समय तक चिपक जाता है तो ये उस एरिया को डैमेज करने लगता है, बेकार करने लगता है। कहीं कहीं क्या होता है, टिश्यूओं में जम जाता है, तो ये उस एरिया के जो टिश्यू होते हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, और इस वजह से कैंसर होने के भी वहाँ पर चांसेस होते हैं। तो बलगम के साथ, हाँ, बल जब इस जैसे ही थूकेंगे तो उसके साथ एक काला काला पीला सब निकलता है, क्योंकि ये सब चिलमबाज होते हैं, समझे। समझ में आ गई ना बातें पूरी। अब थोड़ा आपको ये समझा देते हैं और बैरल चेस्ट वाले में, इसमें जैसे कि जो लोग मैंने आपको बताया था इंडिया से ऊपर जैसे हिमालय वाले एरिया में रहते हैं या एंडीज वाले एरिया में रहेंगे, ठीक है। हाँ, इंडीज वाले एरिया में जैसे बहुत से लोग रहते हैं एंडीज वाले एरिया में, ठीक। तो एंडीज ये क्या है, साउथ अमेरिका एक बहुत बड़ा पर्वत है यहाँ पर। इस जगह पर पर्वत बहुत ऊंचाई पर है, 5,000 से ऊपर भी पहुँच जाता है, 5,000, ये 5,500 से ऊपर भी पहुँच जाता है। तो वहाँ पर इन लोगों में देखने को मिलता है। आपको बताना है भारत में जो समुद्र तल नापा जाता है, आपने बहुत सारी रोटें देखी होंगी। जब आप कश्मीर जाएंगे या नीलगिरी जाएंगे या कहीं पर भी जाएं, पहाड़ी एरिया में जाएं, या आप मान लो आसाम जाएं, अरुणाचल प्रदेश, या उत्तराखंड जाए, या अन्य कई जगह जाएं, और कई जगह आप देखते होंगे उसमें लिखा होता है यह है रोट, ऐसा लिखा होता है, यह है रोट समुद्र सीमा से, ऐसा लिखा होगा, ऐसे करके लिखा होता है समुद्र, हाँ, समुद्र सीमा से मतलब लगभग 1,000 मीटर ऊंची है, ठीक है। हाँ, ये जो रोड है समुद्र सीमा से कितनी ऊंची है, ऐसे लिख देंगे 500 मीटर ऊंची है, 500 मीटर। तो आपको लगता होगा क्या समुद्र अगल बगल कहीं पाया जाता है क्या? नहीं भाई, ये लोग समुद्र की ऊंचाई नापते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये समुद्र की ऊंचाई जो नापी जाती है भारत में, ये कहाँ से नापी जाती है? पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है, हाँ, तो ये कहाँ से मापी जाती है, कहाँ से मेजर करते हैं समुद्र तल की ऊंचाई? पता है किसी को? समुद्र तल की ऊंचाई नापेंगे तो कहाँ से नापेंगे? कौन सा एरिया है जो जहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है? ये क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था
कि समुद्र की ऊंचाई मापते हैं किस तट से मापा जाता है, वो कौन सा कोस्टल एरिया है, वो कौन सा कोस्ट है, समझे, वो कौन सा किनारा है जहाँ से समुद्र तल की ऊंचाई नापते हैं। ऑप्शन हम दे दें आपको। पहला ऑप्शन गुजरात की राजधानी भावनगर, सॉरी भावनगर मान लेते हैं, सूरत एक मान लो, एक भावनगर मान लो, दूसरा मान लो आप गोवा, तीसरा आपको केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, हाँ तिरुवनंतपुरम। और एक ऑप्शन और बता रहे हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से रख लेना। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है। एक राजधानी और बता दे रहे सॉरी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है। इन्हीं में से एक आंसर है, आपको बताना है कहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। समुद्र की ऊंचाई जो मापी जाती है, मेजर की जाती है, आपको यही बताना है कि कहाँ से इसकी, हाँ मेजर करते हैं। जब आप वहाँ पर जाएंगे ना, कश्मीर वगैरह, लद्दाख जाएंगे, नीलगिरी जाएंगे, मसूरी जाएंगे, तो वहाँ पर लिखा होता है यह रोड समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई पर है, 1500 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, जहाँ से मन में आता है वहाँ से नाप लेते हैं कि कोई इसका स्पेशल एरिया है, ये आपको बताना है। और ये ऊंचाई अगर वहाँ से नापी जाती है तो क्यों नापी जाती है, ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे, ठीक है। और अभी हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं, इसलिए आपकी क्लासेज मतलब डेली अब मॉर्निंग में लेंगे, ठीक है। आप लोगों की क्लासेज डेली आफ्टरनून और मॉर्निंग में लिया करेंगे, ओके। हाँ चलिए, अच्छा ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और जिनके भी जो भी क्वेश्चन है या जो भी आप अन्य टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी बात हाँ बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मान के चलो ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज, थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस नंबर पर अपना नाम, अपने ज़िले का नाम लिखकर में व्हाट्सअप करेंगे, ओके। हाँ जो भी स्टूडेंट SGPGI स्टाफ नर्स की क्लासें लेना चाहते हैं, या वो ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की क्लासेज या ANM की क्लासें लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, वो इसी नंबर पर संपर्क कर लेंगे, ओके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद।